जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, ये बताएं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में perhaps, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था। और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम है और स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था, यानी जो टीचिंग स्टाफ था, उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई खास चीज नहीं है सर, इस किस्म की चीजें तो हमारी होती रहती है। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज नहीं मिली है। तो इन्होंने तो सिर्फ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो जाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है, अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए है ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल। तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता। तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी, बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे आपको पता है, इधर स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए। तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर, डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना। और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब की तो छुट्टी हो गई और लग ये रहा है कि वो तो, जिसे कहते हैं ना, उनको कोई मुस्तकबिल सियासत में नज़र नहीं आ रहा। चलें, आप इसमें अपना तबसरा देंगे, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको लगता है अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है ताल्लुकात ठीक हों, ये जो नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी भी चाहती है इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हों। तो ये इमरान खान को तो लाया इसलिए गया था कि वो इंडिया से ताल्लुकात ठीक कराएं, लेकिन जब पावर में आए तो वो उल्टे और पुठे पै गए।
तो आपको क्या लगता है ये जो अभी चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें आप कैसे देखती हैं कि कोई ओपनिंग की कोई गुंजाइश नजर आती है? अगले साल इंडिया में भी इलेक्शन है, इस साल पाकिस्तान में भी हो जाने हैं। सर पाकिस्तान में तो शायद ही इलेक्शंस हो, कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शंस आगे बढ़ा दिए जाएंगे और इलेक्शंस नहीं होंगे। सर इतने हैरान ना हो, आपको मुझसे ज्यादा पता है। फिर वरना आपकी ऑडियंस भी लिखेगी कि आपको सब पता है। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान का फ्यूचर ऐसे ही खत्म हुआ है जैसे शायद पहले पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का खत्म हुआ। आपको मालूम है कि म्यूजिकल चेयर की तरह चलते हैं, कुछ टाइम के लिए साइड पे कर देंगे इमरान खान को, उसके बाद जब दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि अभी जो अगर इनके इलेक्शंस हुए या ना हुए जो भी, तो उसमें इमरान खान फिलहाल हमें पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नजर नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ही रह जाएंगी। इमरान खान हो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की हो, उनके चाहने या ना चाहने से भारत के साथ टर्म्स अच्छे या बुरे नहीं होते। ये एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें जजेस भी हैं फौज भी है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि भारत के साथ बात करनी है या नहीं करनी। जिस वक्त हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने जब बात की थी बाजवा साहब ने कि कश्मीर इशू को छोड़ दिया जाए और बातचीत की जाए, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा, कहते हैं कि मना कर दिया था। और इमरान खान साहब ने इसलिए शायद मना कर दिया था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, इमरान खान के साथ है, वरना इमरान खान का वही हाल होता जो पहले पॉलिटिशियंस का हुआ था फौज के खिलाफ बोलने से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि इमरान खान के साथ इस वक्त भी कुछ लोग हैं स्टैब्लिशमेंट से जो साथ हैं, और बहुत से तो रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, आपको याद होगा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इमरान खान के हक में। तो उन लोगों ने शायद जो एक सेक्शन ऐसा है जो नहीं चाहता कि भारत के साथ बातचीत हो, और इमरान खान को शायद उन्हीं लोगों ने मना किया होगा। वरना जिस वक्त ये चाहेंगे उस वक्त यानी जिस वक्त पूरा एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगा कि ऐसा हो जाए, आपस में इनकी कोई बातचीत हो जाएगी, तो उस वक्त कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आप देखेंगे कि वो जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और उसके बाद कई तरह की वो ट्रेड भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इंतजार इस बात का है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कब करती है। मैडम आप क्या समझते हैं ये जो स्टैब्लिशमेंट ने ये जो पहले इमरान खान को खड़ा करना फिर उसको डिसमेंटल करना, आपको क्या लगता है अब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में, या कि आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही चलते रहना है कि एक जमात को खड़ा किया फिर दूसरी को उसको बिठाया फिर तीसरी और को खड़ा किया फिर उसी को नीचे बिठाया? आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ये फेल होने के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आएगा? क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि जहांगीर तरीन और कुछ और जो फॉर्मर पीटीआई के लोग थे वो कोई नई सियासी जमात को, आपको लग रहा है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट है? तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? बिल्कुल सर, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। इससे पहले एमक्यूएम बनाई थी, फिर इमरान खान की पार्टी बनाई थी, अब जहांगीर तरीन के मदद से जो है एक और सुना है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है। क्योंकि जो इमरान खान के पास से निकले हैं उनमें से कुछ लोग तो चले दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे, कोई पीएमएलएन में चला जाएगा, कोई पीएमएलक्यू में गया है, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोला था और अब उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रखना नहीं चाहेगी। तो उन लोगों का क्या करना है? जैसे फवाद चौधरी हो गए, फिर दौसा शिकवान हो गई, शेख रशीद हो गए, या बहुत से दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे जब इमरान खान पावर में थे तो बहुत ज्यादा सख्त बातें की थी। तो अब उनको तो कोई भी नहीं रखेगा। तो ऐसी सूरत में फिर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी सामने लाई जाएगी और उन लोगों को वहां पर खपा दिया जाएगा कि जी इनको यहाँ रख लीजिए, और वहां से वो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो चलाएंगे। तो बाकी तो एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक जैसे काम किया है वो उसी तरह से करती रहेगी। मुझे लगता नहीं कि कोई थोड़ा सा भी पीछे हटने को तैयार है, चाहे वो मुल्क का नुकसान हो रहा हो चाहे फायदा हो रहा हो। लेकिन ये लोग जो हैं ये उसी तरह से काम कर रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी उसी तरह से इनके आगे पीछे घूम रहे हैं कि अब उनको सामने लाया जाए, उनको गवर्नमेंट दे दी जाए। तो मुझे तो कोई भी तरह का चेंज पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, सिर्फ शक्लें बदल रही हैं, सिस्टम वही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम फिर आप इस सारी सिचुएशन में आप कैसे देखती हैं? एक तरफ तो इकोनॉमी कमज़ोर है, एक दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बाकी खित्ता तो बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फिर हमें इस और मज़े की बात यह है कि भारत ने एक दीवार भी लगा दी है।
वो सारे जितने भी ममालिक इंडिया के उस तरफ हैं, वो उनसे इंगेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो उन्होंने लगता है अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है हमारी जो स्टेट है, जो अदारे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी स्टेबिलिटी आए, उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है? इस हवाले से आप कैसे समझती हैं? और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, उनसे भी इंगेज करना कितना ज़रूरी है? इस हवाले से आप क्या समझती हैं? सर बिल्कुल, पाकिस्तान को तो इस वक्त ज़रूरत है कि चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना या भारत, सबके साथ टर्म्स बेहतर करें। और जाहिर है कि उनकी शर्तों पे, हम अपनी शर्तों पे जा नहीं सकते, हमारी वो हालत नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी इंतहाई ख़राब है, बल्कि है ही नहीं, इकोनॉमी ही नहीं है तो फिर अच्छी बुरी क्या होगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुछ नहीं है, और इस वक्त अक्ल थोड़ी सी इस्तेमाल करें अगर वो है इन लोगों के पास, क्योंकि उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। तो ये दूसरों की शर्तों के ऊपर काम करें, चाहे वो ईरान हो, चाहे भारत हो या चाइना। और थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर फोकस रखें, ट्रेड खोलें, और वो शर्तें ना लगाएं कि जी 370 हटेगा तो हम करेंगे, ऐसा होगा तो फिर होगा। क्योंकि इस वक्त भारत को हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, हमें है। तो इस वक्त इनको इस किस्म के नखरे जो ये करते हैं ना, कि वो प्राइम मिनिस्टर एक दिन कह देते हैं कि हाँ जी भारत के साथ हमें टर्म्स ठीक करने, दूसरे दिन कह देते हैं लेकिन 370 तक, तो वो लेकिन मैडम, ये वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान को भारत की क्या ज़रूरत है वैसे? दीवारें तो लगी हुई हैं, क्या हुकूमत समझती है ना भी करेंगे तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को भारत की? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है कि भारत एक मजबूत कंट्री है, चाहे आप इकोनॉमी वाइज कह लीजिए या फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कह लीजिए। तो एक मजबूत दोस्त जो है वो बेहतर होता है, उससे दोस्ती करना अच्छा रहता है। और साथ उनके उनके साथ ट्रेड की जा सकती है, उनके साथ आप मेडिसिन मंगवाते हैं, 10 चीजें हैं आपके यहाँ से। कई जो बच्चे जाते हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो वहां पे इलाज के लिए जाते हैं। और सबसे बढ़कर आप भारत के साथ जब ट्रेड करेंगे तभी तो संभल पाएंगे। अगर आप ऐसे ही नखरे करते रहेंगे तो भारत के साथ तो बाकी सारी दुनिया है, और चाहे वो उनके साथ पैसे की वजह से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, तो सब भारत का साथ दे रहे हैं। चाहे वो एससीओ की मीटिंग हो, चाहे G20 हो, तो भारत इस वक्त आगे जा रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आप उससे बिला वजह की एक जो है पंगे लेकर, आपको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो फिर क्यों ना बात की जाए और दोस्ती की जाए, और अपने आप को भी थोड़ा सा संभाला जाए, इसलिए कि लेकिन पैसा होगा तो फिर आप कोई बात करेंगे ना, अभी तो इस कंडीशन में नहीं है। लेकिन मैडम, बिलावल गए तो थे इंडिया, उन्होंने उनको मुंह ही नहीं लगाया। वो जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने तो अपनी वो कहा जी कि ठीक है, वो तो टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, वो तो टेरर स्पॉन्सर कंट्री के एडवोकेट हैं, उनसे क्या बात करनी है। अब वो तो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर पाकिस्तान तो गया है वहां पे। आपको लगता नहीं है कि भारत को भी थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना चाहिए, या क्या आप समझती हैं कि वो इसी तरह ही बोलते रहे और पाकिस्तान फिर भी वहां जाके बैठ जाए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, अगर कोई किसी को उल्टा सुल्टा बोलेगा, चाहे आम लोग हों, मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रही, अगर आम लोग भी आपस में कोई किसी को गलत सलत जबान इस्तेमाल करेगा, और जैसे कि उन्होंने किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वहाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी और उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इंडिया के, तो उसके बाद उनका क्या ख्याल था कि वो वहां जाएंगे तो बहुत उनको हार फूल पहनाए जाएंगे, बड़ा उन्हें वेलकम किया जाएगा कि आइए आइए आप वही हैं जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बातें कही थी, या बहुत हार्ड लाइन ली थी। जाहिर है बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद वो जा ही ना सके, ये भी कहा जा रहा था कि क्या मुंह लेके जाएंगे। तो उस पे तो मैंने कहा भी था कि यार अब उधर जाने के लिए मुंह तो बदलने से रहना, तो यही मुंह ले जाएंगे। तो वही बात है कि जब आप इतनी बदतमीजी करते हैं, जब आप आपको ठीक है, आपको एतराज है, होना भी चाहिए, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आपको हक है कोई बात कहने का या एतराज करने का, लेकिन कोई जबान होती है, कोई तरीका होता है। ऐसे तो नहीं ना कि आप जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की थी उसको हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान में भी लोगों ने पसंद नहीं किया था, और बहुत लोगों ने कहा था कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी। तो जाहिर है उसके बाद जाके तो यही कुछ होना था जो उनके साथ हुआ है, मुझे तो कोई खास हैरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ ना होता तो जरूर हैरत होती कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन मेरे ख्याल बिलावल साहब को इस बात से सीखना चाहिए, और उनको आइंदा इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी जबान को कंट्रोल में करके। लेकिन मैडम, वो तो डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान को सारा टाइम गालियां दे रहे होते हैं, जिधर जाते हैं वो कहते हैं वो दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है। और
तो इसमें तो आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल बिलावल साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब एक दूसरे को, ठीक है, न्यूयॉर्क में इधर उधर बातें करते रहे, लेकिन अगर बिलावल साहब चले गए थे तो आपको नहीं लगता कि समहाउ कोई ब्रेक थ्रू हो जाना चाहिए था? मतलब बैठना तो है ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो एक अगर घर आए मेहमान के लिए बैठ जाते, बात कर लेते, क्या एक फ़र्क पड़ता है? एक एक जेस्चर ही दे देते। या क्या आप समझती हैं कि नहीं, बिलावल साहब को अल्फाज वापस लेने चाहिए? या कि हालांकि डॉक्टर जयशंकर भी जहाँ पे उनको मौका मिलता है वो पूरी पाकिस्तान की क्लास लेते हैं। चलो ठीक है, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जॉब है, तो ये जब आप बैठ गए हैं, मौका मिल गया है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा लेना चाहिए? ना कि वो क्या कहते हैं, मुर्दा गड़े, क्या होता है वो जो मुहावरा है? गड़े मुर्दे। हाँ। नहीं सर, वो गड़े मुर्दे नहीं थे, वो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही कहा था इसलिए उन्होंने उस बात को भूले नहीं थे। और दूसरा जाहिर है कि अगर यहाँ से कोई इस किस्म की बात करेगा तो वहां से भी तो कोई फूल नहीं बरसाएगा ना, फिर वहां से भी इसी किस्म की आपको बातें सुनने को मिलेंगी जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा। अब ये तो इस चीज को अगर लेके बढ़े तो फिर तो आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं होगा दोनों कंट्रीज के लिए। और होना तो यही चाहिए कि अगर वहां से कहा जा रहा है टेररिस्ट कंट्री और इस किस्म की बातें की जा रही हैं तो आप उसको गलत साबित कीजिए। आपके यहाँ जो लोग बार बार कहते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, टीएलपी हो, टीटीपी हो, किसी इस तरह की बेशुमार जमातें जो आपकी बाहर निकल आती हैं जिस वक्त भी कोई हंगामा होता है और प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, कभी लोगों को मार रहे होते हैं, तो आप उसको उनको पकड़ें, उनका सफाया करें, ताकि आगे से इंडिया क्या किसी भी कंट्री को आपको कुछ कहने का मौका ना मिले। और यही बात जो है वो हिंदुस्तान के लिए भी है कि उनको जो है जाहिर है वो एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ टाइम पहले बिलावल जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कहें और उसके बाद वो जाएं और वो क्या है, अच्छा आप आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, और उसके बाद उनसे डायलॉग शुरू कर दें। टाइम लगेगा। वैसे तो उन्होंने अच्छा किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि वो चले गए, और वरना बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद वो नहीं जाएंगे, मगर उन्होंने अच्छा किया कि वो गए। और बहुत ज्यादा इस बार उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और निकल आए वो खैरियत से, बगैर कोई जैसे कहते हैं ना बोंगी मारे हुए। मगर ये है कि जाहिर है सर इसमें टाइम लगेगा, एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। ये बात तो सही है, टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इस चीज़ को कितना को वेटेज देंगे कि बिलावल तो वहाँ पहुँच गए? इंडिया से कभी कोई वजीर आजम, नॉर्मली आप देखें ना, पिछले 20 सालों में मेरा ख्याल है 2 वजीर आजम इंडिया से आए हैं। पाकिस्तान के तो सारे वजीर आजम ऑलमोस्ट इंडिया गए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मेरा ख्याल है वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह साहब नहीं आए, मोदी साहब 2 घंटे के लिए आए थे, ठीक है, पाकिस्तानी वजीर आजम तो इंडिया जाते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर लीडरशिप जो अप्रोच कर रही है इंडिया को, क्यों इंडिया इतनी टफ पोजीशन क्यों ले रहा है? क्या वो क्यों ऐसे वो समझते हैं कि ठीक है इग्नोर करो इनको, क्या है? मतलब 20 सालों में मेरा ख्याल है 2 ही वजीर आजम हैं जो इंडिया से आए हैं, दोनों ही बीजेपी के थे। कांग्रेस के तो इस वक्त बल्कि 23 साल कर लें, मुशर्रफ के टाइम पे वो आए थे। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इंडिया को नहीं थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी थोड़ा अपना बिहेवियर बदले? ऐसे तो फिर ये कह देना जी ठीक है 23 सालों में 2 वजीर आजम, हम साढ़ा तो सारे, मुशर्रफ भी गया, यूसुफ रजा गिलानी भी गया, आसफ जरदारी भी गया, जो अशरफ साहब भी गए, इमरान खान चलो नहीं गए, वो उनको बुलाया नहीं, हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन ये तो सारे चले जाते थे वहाँ पे। लेकिन सर पाकिस्तान से जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या सदर कोई भी जब गए हैं इंडिया, तो कितनी बार पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ है? मतलब आप तो बहुत पढ़ते रहते हैं सर, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ आपकी तरह। तो आप मुझे बता दें कि अगर कोई अटैक हुआ हो कि यहाँ से कोई गया इंडिया और वापस आए तो फिर पाकिस्तान में कोई किस्म का टेरर अटैक हुआ हो, लेकिन जब वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं तो उसके बाद वहां पे टेरर अटैक भी होता है। वहां पे कई आपने देखा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हों या उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर आए हों, तो हर बार कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई हंगामा, टेरर अटैक और इस किस्म की चीजें होती रही हैं हिंदुस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां से कोई नहीं आया कभी बता दीजिए कि जी यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हो गया, इस किस्म का टेरर अटैक हो गया और उसमें हिंदुस्तानी इन्वॉल्व थे। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसी कोई कभी भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाए हैं।
हाँ, वो एक कुलभूषण यादव पकड़ लिया है, बस उसके पीछे लगे रहते हैं सुबह से शाम तक बेचारे के। लेकिन उसको क्या करें, मतलब उसको उसको समझे वो है ही नहीं है। नहीं, नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत तो कहती है, अभी भी बिलावल साहब पता नहीं कौन कौन कहीं पे वो कह रहा था कि हमारे पास तो उनका सबूता बंदा मौजूद है, सबूता। हाँ, हाँ, वो कहते हैं हमारे पास तो सबूता बंदा मौजूद है। तो जहां तक अटैक्स की बात है, वो तो मैडम पाकिस्तान में भी बड़े हुए हैं, बलूचिस्तान में, इधर उधर। तो ये जो बात है कि उधर से कोई बंदा आए और अटैक हो जाए तो पाकिस्तान पे लगा दो, इधर अटैक होते रहे, ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है, वो जो पाकिस्तान की हुकूमत ने डोजियर दिए हैं वो तो यही कहते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मिलने से चीजें अच्छी हो सकती हैं, बजाय इसके कि एक दफा आ जाओ, कोई वादा घाटा हो जाए और फिर कहो असि आए सा इतने साल पहले तो हो गया सी ना, वो हम 2016 में आए थे ना, 10 साल पहले तो एक चीज हो गई थी। आपको नहीं लगता कि जब हालात ठीक करने हो तो कम्युनिकेशन, मुलाकातें ज्यादा तेज कर देनी चाहिए, या कि ये कहते रहेंगे जी 9 साल पहले एक चीज हुई थी, 18 साल पहले एक चीज हुई थी? इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि पहले यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, तो मेरा ख्याल है पहले अपना घर साफ करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि कोई मेहमान आना पसंद करे आपके यहाँ। कि अगर चाहे वो इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या किसी भी जगह के, आपको पहले यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो सही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो जो आप कहते हैं कि जी फलानी क्रिकेट टीम आ गई तो जी हमने तो हेलीकॉप्टर भी चला दिया है। मतलब क्यों हेलीकॉप्टर से आप चेक कर रहे हैं? आपकी सिक्योरिटी ठीक क्यों नहीं है ग्राउंड पे? आपको क्यों डर रहता है हर वक्त कि कोई आ जाएगा, कोई फट जाएगा यहाँ के? ये चीज जो है ये हमने यहीं देखी है, किसी और कंट्री में कोई खास इस किस्म की चीजें नजर नहीं आती। तो पहले तो आपको अपने घर को इस काबिल बनाना पड़ेगा ना। जब आप घर में भी अगर कोई दावत करते हैं, कोई डिनर करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, तो आप सोचते हैं भाई यहाँ से वो ठीक ठाक पूरे सारे फुल पीस में जाएंगे वापस, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको कोई हिट नहीं करेगा। अगर किसी का घर ऐसा हो कि उसको कि मेहमानों को लगे कि मैं आ तो जाऊं, उसके बाद डर डर के खाना खा के जाऊं कि पता नहीं वापस भी जा सकूंगा कि पता नहीं क्या, तो फिर कौन आएगा? तो जाहिर है कि पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी जो है, जो फोर्सेस हैं, उनको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हालात ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे भी टूरिस्ट आ सकें, जैसे भारत में और दूसरी जगह पे जाते हैं। चाहे यूएई हो, चाहे इंडिया हो, बहुत सारा पैसा तो वो सिर्फ उसी से कमा लेते हैं जो टूरिस्ट उनके आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी नहीं आते, जाहिर है। आते भी हैं दो चार तो बेचारे वो किडनैप हो जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ होता है आपको मालूम है। तो इनको यहाँ पर पहले चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 9 साल पहले कुछ हो गया तो भूल जाएं, क्या करें, भूल जाएं क्या? ऐसा थोड़ी होता है सर। जिन लोगों के लोग गए होते हैं, जिनकी जानें गई होती है, उनको याद रहता है। और यहाँ पे भी तो जो हमारी तरफ होता है तो वो भी तो हमने ही पाल रखे हैं ना सारे, ये टीटीपी वाले भी, टीएलपी वाले भी, और दूसरे जो टेररिस्ट, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, उनको हम मानते नहीं है। तो इस तरह से काम थोड़ी चलता है। बार बार एफएटीएफ में जाते हैं, बार बार बाहर आ जाते हैं, और इसी से हम समझते हैं कि देखो जी हमने तो सारे पॉइंट्स पूरे कर लिए इसलिए हम बाहर आ गए। अब उसके बाद फिर दोबारा जाने की तैयारी होती है। 2-3 बार जा चुके हैं और आ चुके हैं, और उसके बाद कह देते हैं कि जी 31 ईयर्स की सजा दे दी हाफिज सईद को, वो बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो ये डबल गेम जो है ना, ये नहीं चलेगा सर। अब लोगों को भी समझ आ गई, पहले बेवकूफ बन जाते थे। सोशल मीडिया नहीं था ना, सिर्फ पीटीवी आया करता था, बाकी चैनल्स भी नहीं थे, तो लोगों को इतना नहीं। अब लोग इंडियन चैनल्स भी देख लेते हैं, बहुत से लोगों ने डिश भी लगा रखी है, नहीं तो इंटरनेट पे चेक हो जाता है, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पता रहता है। तो किसी दूसरी कंट्री से ज्यादा हमारा अपना फायदा है। अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे और ठीक करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा फायदा है, कोई दूसरा तो बाद में आएगा, पहले तो हमारे लोगों की जानें बचेंगी। सही कह रही हैं मैडम, चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान जो है, आपने कहा है कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट यू आर सेइंग, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो करें। और मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छा ये हो कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है ना वो हमारा घर साफ हो जाएगा, और चीज़ें जो है वो बेहतर बन। क्योंकि सर देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं कोई गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रही, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे बहुत से दोस्त हैं ऐसे मेरे, इंडिया से, जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान आके मतलब घूमना चाहते हैं, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह। तो मैं डर जाती हूँ उनकी बात सुन के। मैं कहती क्यों? हूँ
क्यों आना है भाई आपने यहाँ पे, नहीं मतलब कोई तो मसला हो गया, कोई पकड़ आप पकड़ के ले गया। स्पॉन्सर करें ना। स्पॉन्सर की बात नहीं है सर, मैं उनकी सिक्योरिटी की वजह से डर जाती हूँ। स्पॉन्सर की तो कोई इशू नहीं है, स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो मैडम क्या लेकिन है वो आप आएंगे कोई पकड़ वकड़ के ले गया यहाँ से, हमारे तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं होती। आपको पता है कि क्या कुछ होता है, तो उस वजह से मुझे जो है, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो तो मेरी ऐसे जैसे मेरी फैमिली है, तो मुझे जाहिर है उनकी सिक्योरिटी को लेकर डर लगता है कि इनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो आपने क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी बनाई ही नहीं है पाकिस्तान की कि कोई आए, और उनको भी छोड़ दीजिए, इंडिया वालों को भी छोड़ दीजिए। मेरे अपने भाई यूरोप में रहते हैं, वो अपने बच्चों को लेके यहाँ नहीं आते कि नहीं मुझे सही नहीं लगता, मुझे सिक्योरिटी फील नहीं होती कि नहीं, मैं सालों से यूरोप में हूँ तो मैं बच्चों को लेके यहाँ आऊँ। वो तो पाकिस्तानी है ना, तो मैडम वो नहीं आ रहे। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, हालात जारी बात है, कभी ना कहीं ना कहीं, लेकिन इस्लामाबाद में आप रहती हैं, लाहौर में आप रहते हैं, ये जो जिस एरिया में आप रहते हैं, यहाँ पे क्या कोई रोज मर्डर होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर कितना को खराब है आप समझती हैं? एक बंदा वैसे ही अगर दूर रहता है, वो यहाँ नहीं आना चाहता तो उसकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली लोग मिलते गिलते, मार्केट्स खुली हैं, बाजार खुले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी जो अगर आप कहेंगे कि डाटा कहीं से निकालें कि किस शहर में कितने कत्ल हुए हैं, तो हो सकता है वो तो दुनिया के हर शहरों में कत्ल हो रहे हैं। तो अगर उसको देख के बात कर रही हैं, या कि आप समझती हैं कि जो उनको कोई स्टेट के लोग उठा के ले जाएंगे, क्योंकि जब आपको वीजा मिला हुआ है एक शहर का, आप कुछ कर रहे हैं, तो इसकी कौन सी ऐसी बात है? इस्लामाबाद तो बड़ा खुला डुल्ला शहर है, लोग घूमते फिरते हैं, ऐसा कितना को खतरा आपको नजर आता है यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चेक करें तो खास तौर पे जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद नंबर 1 पर है डेंजरस सिटीज में। और हमने अफसार आलम साहब को भी गोली लगते देखा, हमने मतीउल्लाह जान साहब को भी देखा कि किस तरह से उनको उठा के ले जाया गया। और कुछ दिन पहले ही एजाज सैयद और उमर चीमा साहब जो दोस्त हैं हमारे, उनके मोबाइल छीने गए। और चीजें बढ़ती जा रही हैं, सिचुएशन जो है वो संभल नहीं रही है, खराबी की तरफ जा रही है। तो ऐसे में आप किसी ऐसी कंट्री के लोगों को यहाँ पे बुला लें या इनवाइट कर लें कि हाँ जी आ जाओ, जो कि खासतौर पे भारत जिसके साथ वैसे ही हमारा 36 का आंकड़ा हर वक्त रहता है, तो सर उनकी जाने तो खतरे में ही रहेंगी। यानी कि जब तक आपको वो ये, वापस नहीं चले जाएंगे, मेरी तो सांस इधर अटकी रहेगी कि कब ये लोग जाएंगे वापस। नहीं कोई मैं ऐसी तो बहुत बात डरूंगी, मैं तो सीधे कह रही हूँ, मैं तो बहुत डरूंगी उनके लिए। तो नहीं इसलिए मैं उनको बिल्कुल मैं चुप हूँ, कुछ कह मना भी नहीं कर रही, लेकिन मैं डर भी रही हूँ। लेकिन ये कि मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, खैर है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं मैडम, ऐसी आप डरती हैं कोई नवा कटा ना खुल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आप अपने दोस्तों को बुलाएं, पाकिस्तान बड़ा पीस लविंग कंट्री है, और हम तो आपको पता है वैसे ही मेहमानों की यहाँ बड़ी कदर की जाती है। सही हमारे बात पूरे खित्ते में ही है, अफगानिस्तान में चले जाएं, इंडिया में, ये सब इलाके में मेहमानों को बड़े रिस्पेक्ट की जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई लोग बड़ा वेलकम करेंगे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं इंडियंस, आई कैन टेल यू, फ्रॉम यूएस, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड से लोग पाकिस्तान आते हैं। सो इंडियन जो के जारी बात है, डिफरेंट आके देखते हैं चीज़ें, बहरहाल एनी हाउ, और अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो है। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहबा फॉर योर टाइम और फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।